मुझे बताइए जब मेरा वेंट्रिकल्स डायस्टॉल करते हैं, या मैं कहूंगा जब मेरे वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, डायस्टॉल करते हैं, तो वो टाइम पे मेरे कौन से वाल्व बंद हो जाएंगे? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे कौन से वाल्व तब मेरे वहां पे बंद होते हैं? तो आई होप क्वेश्चन सबको यहाँ पे समझ आ चुका है। बताइए पीयूष, बताइए कौन से वाल्व मेरे बंद होंगे? सेमिलुनर वॉल। सेमिलर वाल्व मेरा वहां पे बिल्कुल बंद हो जाएगा जब मेरा एवी वाल्व, सॉरी, जब मेरा डायस्टॉल होगा मेरे वेंट्रिकल्स का। ठीक है, दैट इज समथिंग आई विल फाइंड हैपनिंग। पीयूष, वो टाइम पे कोई आवाज जनरेट होगी? डब साउंड। डब साउंड आपके यहाँ पे क्रिएट होगा। तो यार ना, हमेशा इट विल बी लब डब आपका साउंड क्रिएट करता है आपका हार्ट, जब भी आपका हार्ट वहां पे आपका बीट करेगा। so, ये बात भी आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। दिस इज वन थिंग आल्सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली, दैट इज समथिंग यू हैव अंडरस्टूड। तो हमारा इतना पार्ट तो हमारे यहाँ पे क्लियर है, हाउ द वर्किंग ऑफ द हार्ट इज गोइंग टू बी। अब मुझे बताइए आर्टरियल सिस्टोल के लिए कितना टाइम लग जाता है? हाउ मच टाइम द आर्टरियल सिस्टोल टेक्स? बताइए अक्षरा। 0.1 सेकंड। अरे हैंड रेस करना है, अब आंसर देने का मौका नहीं मिलेगा। आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे कितना टाइम लग जाता है? हैंड रेस करेंगे। सी, आप बताइए। सर 0.3 सेकंड। ठीक है, आपका जो जॉइंट डायस्टोल होता है उसके अंदर आपका कितना टाइम लग जाएगा? महक बताइए। 0.4 सेकंड। ठीक है, और टोटल कार्डियक साइकिल मेरा यहाँ पे लेता है आपके यहाँ पे 0.8 सेकंड इज द टोटल टाइम टेकन बाय माय कार्डियक साइकिल। बिल्कुल सही। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीजें हम यहाँ पे सीखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन भी हमने कल कुछ सॉल्व किया था और कुछ क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क भी दिया था, राइट? वरुण, क्या भाई बड़ी मुश्किल से टर्न आई थी। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलो हैंड रेस करता है हमारा, स्क्रीन शेयर करते हैं हमारा। आप लोग के हैंडल्स देख के मैंने बोल दिया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आगे की कहानी। कुछ क्वेश्चन आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिए थे कल की क्लास में। एक दो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे, ये तो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। एक क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर सब लोग अनम्यूट करके वैसे ही दे सकते हो, एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीट का क्वेश्चन है 1994 का, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? हाँ जी, आपका ऑप्शन ए मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, या ऑप्शन 1। डब साउंड आपका क्रिएट होता है जब आपका होता है क्लोजर ऑफ माय सेमी लूनर वाल्व। सो सेमी लूनर वाल्व का जब क्लोजर होगा वो टाइम पे विल हैव द डब साउंड। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट, मैं ये सब तुमने यहाँ पे देख लिया था पिछले क्लास के अंदर, एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चन भी समझ आ रहे थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, या इसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये मेरा जो डिवाइस होगा, ये जो आपका डिवाइस होता है, या ये जो टेस्ट होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का जो टेस्ट होता है, अगर डॉक्टर रेकमेंड करता है, अगर डॉक्टर को कोई ये टेस्ट रेकमेंड कर रहा है, अगर डॉक्टर इसको ये टेस्ट रेकमेंड कर रहा है, सो ये जनरली किया तब जाता है जब डॉक्टर को लगता है दैट देयर माइट बी सम कॉम्प्लिकेशंस इन द हार्ट। अगर हार्ट के कॉम्प्लिकेशन, अगर लग रहा है कि डॉक्टर को कोई हार्ट में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो ईसीजी रेकमेंड किया जाता है, राइट? या अगर डॉक्टर जानना चाहता है जनरल हेल्थ ऑफ द हार्ट, इवन देन यू कैन गो फॉर द ईसीजी। ठीक है, तो जब ये ईसीजी के लिए किसको रेकमेंड किया जाएगा, तो वो टाइम पे आपको यहाँ पे क्या होगा, यू विल फाइंड कि आपकी एक मशीन होती है, उस मशीन के ऊपर आपको कुछ ग्राफ बन के आपके सामने आएगा। इन दैट मशीन यू विल फाइंड द मशीन इज इन फ्रंट ऑफ यूर, एक डिजिटल मशीन आपके सामने होगी, और वहां पे आपको एक ग्राफ का एक पैटर्न आपको बनते मिलेगा एट रेगुलर इंटरवल, वो आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप काफी चीजें बता सकते हो अपने हार्ट के बारे में। उसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि हार्ट में कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं है, कोई इश्यूज है या नहीं है, या नॉर्मल फंक्शन है आपका हार्ट का, वो सब आप इस ग्राफ को देख के आप यहाँ पे बता सकते हो। अब जनरली यहाँ पे किया जाता है, तो आपने पहले ये जान लिया कि ये जो आपका टेस्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का, ये आप करते कब हो। सो दैट इज नाउ यू हैव अंडरस्टूड। इधर यू वांट टू नो देयर आर पोटेंशियल चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन द हार्ट, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांस है तो आप उसके लिए टेस्ट करा लेते हो, या जनरल हेल्थ अगर आपको जाननी है हार्ट की तो आप वो करा सकते हो। अब इसमें करा क्या जाता है, नॉर्मली पर्सन के बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रोड्स आप लगाते हो, नॉर्मली पर्सन की बॉडी के ऊपर आप इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे लगाते हो। सो चेस्ट वाले एरिया में आप इलेक्ट्रोड्स लगाओगे, उसके साथ साथ आपकी जो रिस्ट होती है, दोनों रिस्ट जो आपके यहाँ पे रहेगी, उसके अंदर आप इलेक्ट्रोड लगाते हो, एंड देन यू ऑल्सो कीप द इलेक्ट्रोड इन द लेफ्ट एंकल। आपका जो लेफ्ट एंकल आपका होगा वहां पे भी आपके यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स आप वहां पे लगा दोगे। सो ये आपके कुछ लोकेशंस होते हैं, वहां पे आप इलेक्ट्रोड्स को आप लगा देते हो, राइट? एक बार आपने इलेक्ट्रोड्स को वहां पे अपना लगा दिया, देन यू कनेक्ट विद द डिवाइस,
एंड देन फिर आपका वहां पे क्या होगा, आपका जो नर्व इम्पल्स जनरेट किया जाता है, आपका जो नर्व इम्पल्स जनरेट किया जाता है बाय योर हार्ट एसए नोड, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये डिवाइस ट्रैक करता है या ट्रेस करता है। ये जो आपके जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो क्या करेंगे, जो आपके नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आपका जनरेट किया जा रहा है आपके बॉडी के अंदर बिकॉज ऑफ द हार्ट, उसको वो लोग ट्रेस करते हैं और उसका ही डेटा आपको मिलता है आपके स्क्रीन के ऊपर, उसका ही रिजल्ट आपको मिलता है आपके स्क्रीन के ऊपर in terms of some kind of graph. That graph is going to look something like this. ये आपको पिक्चर वहां पे दिखेगी, रेगुलर इंटरवल पे आपको मिलती है देखने के लिए, एंड यू कैन वेरी क्लियरली सी ऑन दैट पर्टिकुलर स्क्रीन। उस स्क्रीन के ऊपर आपको ये पिक्चर रिपीटेडली आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगी, जो आप यहाँ पे भी आप देख सकते हो। यू कैन सी दैट पिक्चर, अगर आपको दिख रहा है तो वो स्क्रीन के ऊपर आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपको किसी पेशेंट का ईसीजी करना है, देन यू हैव टू पुट द इलेक्ट्रोड्स ऑन इट्स बॉडी, ऑन इट्स रिस्ट, ऑन इट्स एंकल, लेफ्ट एंकल, एंड देन यू कैन ऑब्जर्व द डेटा ऑन द स्क्रीन, राइट। अब इसको देख के, जैसे कि मैंने आपको बताया, यू कैन टेल नंबर ऑफ थिंग्स। आप बस इस स्क्रीन के ऊपर देख के, बाय लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर ग्राफ, यू कैन एक्चुअली टेल नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट द हार्ट, राइट। तो इसको चलिए हम यहाँ पे समझते हैं। सो टू ऑब्टेन द स्टैंडर्ड ईसीजी, अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू अ मशीन विद द 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, राइट, वन ऑन ईच रिस्ट। रिस्ट के ऊपर आप यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल लाइक इलेक्ट्रोड्स को आप यहाँ पे लगाते हो, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताओ तो, और उसके साथ लेफ्ट एंकल के ऊपर आप इन इलेक्ट्रोड को आप लगाते हो। That continuously monitors the heart activity. अगर आपको और अच्छे से अगर आपको इवेल्युएट करना है, फॉर a detailed evaluation of the heart function, आप मल्टीपल लीड्स लगाते हो ऑन द चेस्ट रीजन के ऊपर। अब जनरली जब ईसीजी कराया जाता है तो आप अच्छे से इवेल्युएट कराते हो। सो फॉर a detailed evaluation आप रिस्ट पे तो लगा ही रहे हो, रिस्ट और एंकल पे, उसके साथ साथ यू आर आल्सो पुटिंग द इलेक्ट्रोड्स ऑन द चेस्ट एज वेल, सो दैट यू कैन हैव अ डिटेल्ड इवेल्युएशन ऑफ द हार्ट बीट, राइट। तो वो चीज की जाती है आपके ईसीजी के दौरान। तो याद रखना, करा क्यों जाता है ये समझ जाना, और करने के लिए आपको क्या क्या वहां पे करना पड़ेगा, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू डू ओवर देयर, राइट। आपके बॉडी के ऊपर आपको इन लोकेशंस पे आपको इलेक्ट्रोड्स को वहां पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी हैपनिंग व्हेन यू सी दैट पिक्चर, व्हेन यू सी दैट ग्राफ। अब जब आपके सामने ये मॉनिटर पे जब आपके सामने रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, तो आप इसे कैसे जज करते हो, या रिजल्ट्स आपको क्या कह रहे हैं। आपके सामने सिर्फ लाइन्स हैं, पता है आपने टीवी पे देखा होगा, कई बार मॉनिटर पे से सिंगल लाइन आने लगती है, सिंगल लाइन आ जाती है, सिंगल, व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग। अगर ऐसा कुछ तो आपको भागम दौड़ी करनी चाहिए वो टाइम पे, राइट। इफ यू आर अ डॉक्टर एंड इफ दिस हैपेंस इन फ्रंट ऑफ यू, देन आप रिलैक्स नहीं बैठ सकते फिर वहां पे, राइट। आप ऐसे मशीन को ऐसे धक्का देके नहीं कर सकते कि अरे ये खराब हो गई मशीन, ऐसे नहीं कर सकते। देयर इज समथिंग रॉन्ग ओवर देयर हैपनिंग विद द पेशेंट। ऑलराइट, नाउ लेट्स ट्राई टू सी ओवर हियर। सी, सो दिस इज माय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का यहाँ पे एक आपका डेजिग्नेटेड जो आपका यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो आपके सामने यहाँ पे है, राइट। वरुण बाद में एक्सप्लेन करने के बाद में, अभी नहीं, वो आपके क्वेश्चंस बाद में लेंगे हम लोग। सो नाउ लेट्स सी व्हाट दिस एक्चुअली ग्राफ टेल्स यू। ये ग्राफ आपको यहाँ पे क्या आपको बता रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो यहाँ पे आपको कुछ वेव्स आपको यहाँ पे मिलेगी। यू कैन हैव अ पी वेव, देन यू हैव अ क्यूआरएस, एक वेव आपको मिल रही है, एंड देन यू हैव अ टी वेव। सो पी वेव, क्यूआरएस एंड टी वेव आपको यहाँ पे मिलती है देखने के लिए। हम समझेंगे हर एक वेव का यहाँ पे मतलब क्या होता है, व्हाट एवरी वेव एक्चुअली टेल अस, राइट। जब आपको ये वेव आपको दिख रही है कंटिन्यूअसली स्क्रीन के ऊपर, इसका यहाँ पे मतलब क्या होता है, व्हाट दिस वेव एक्चुअली मीन्स, राइट। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेव ओवर हियर। लेट्स स्टार्ट विद माय वेव पी। ठीक है, वेव पी जो मेरी यहाँ पे होती है, ये वेव मुझे बता रही होती है, दैट वेव डेजिग्नेट्स आर्ट्रियल सिस्टोल। ये वेव का मतलब आपका होता है यहाँ पे कि आपका आर्ट्रियल सिस्टोल हो चुका है, दैट मीन्स योर आर्ट्रियल सिस्टोल हैज टेकन प्लेस। सो दैट वेव डेजिग्नेट्स माय आर्ट्रियल सिस्टोल। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मेरे आर्टरिया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो पी वेव जो आपकी डेजिग्नेट क्या कर रही है, यहाँ पे आपके आर्टरिया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और आप ये लोग आप ये बात जानते हो कि आर्टरिया मेरे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब मेरा एसए नोड से नर्व इंपल्स जनरेट होता है। जब मेरा साइनो आर्टरियल नोड से मेरा नर्व इंपल्स जनरेट किया जाएगा, तब मेरे आर्टरिया यहाँ पे मेरे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल फाइंडिंग मेरे आर्टरिया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो ए पी वेव डेजिग्नेट्स माय आर्टरियल सिस्टोल। आर्टरियल सिस्टोल के साथ साथ मैं यहाँ पे एक और टर्म यूज कर सकता हूं, आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ आर्टरियल डीपोलराइजेशन। मैं इसको यहाँ पे इवन कह सकता हूं एज अ आर्टरियल डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन। तो जब भी मेरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा,
तब मैं अपना टर्म यहाँ पे यूज कर सकता हूँ एज अ डीपोलराइजेशन। तो जैसे ही आपका आर्ट्रियल सिस्टोल होगा, इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज माय आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, दैट इज व्हाट पी वेव टेल्स मी। ठीक है, सो पी वेव हमारी यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद यू कैन सी क्यूआरएस वेव। अगली वेव मेरी यहाँ पे कौन सी है? दैट इज माय क्यूआरएस वेव। अगली वेव जो मेरी यहाँ पे है, दैट इज गोइंग टू बी क्यूआरएस वेव। ठीक है, अब ये जो मेरी क्यूआरएस वेव मेरी जो यहाँ पे है, ये वेव मेरी डेजिग्नेट करती है दैट इज माय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माय वेंट्रिकल्स। ये मेरी जो वेव होगी क्यूआरएस, ये मेरी डेजिग्नेट करेगी मेरे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, जिसको मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एज अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एज अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। दिस कैन बी कॉल्ड एज माय वेंट्रिकुलर सिस्टोल, राइट। वेंट्रिकुलर सिस्टोल को इवन हम यहाँ पे कह सकते हैं एज अ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। जब मैंने आपको बोला ना, जब भी आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिस्टोल होगा, यू कैन यूज द टर्म ओवर हियर एज अ depolarization. You can also call it as a depolarization. So you can also use a term like a ventricular depolarization. अब यहाँ पे एक बात समझे, यहाँ पे P वेव आया, QRS आया, QRS मीन्स माय वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, आप यहाँ पे देखो P और वेट अ मिनट, आप यहाँ पे देखिए आपका P और Q के बीच में आपके यहाँ पे डिस्टेंस है। P और Q के बीच में आपके यहाँ पे डिस्टेंस है। Q is a initiation of my ventricular systole, right? So QRS is my complete ventricular systole. So P and Q के बीच में आपके यहाँ पे एक थोड़ा सा डिस्टेंस आपके यहाँ पे दिख रहा है। ये डिस्टेंस आपको क्या बताता है? So please understand, ये डिस्टेंस मुझे बता रहा है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, ऐसे नोड से वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में उसको टाइम लगता है। ऐसे नोड से वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में मेरे नर्व इंपल्स को थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। आप जानते हो ऐसे नोड से नर्व इंपल्स पहले कहाँ पे जाएगा? इनटू द AV नोड, राइट। AV नोड से नर्व इंपल्स कहाँ पे जाता है? बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस फाइबर कहाँ पे जाएगा? फाइबर से then you will find ventricles will undergo contraction. Then you will find ventricles will undergo contraction. ठीक है, तो ये जो टाइम लग रहा है ना आपको आपके नर्व इंपल्स को परकिंजन फाइबर तक पहुंचने के लिए, राइट, वो जो आपको टाइम लग रहा है, वो टाइम आप यहाँ पे देख पाते हो। दैट इज द डिस्टेंस कैन बी सीन ओवर हियर। सो P और Q के जो आपके यहाँ पे जो डिस्टेंस आपके यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज द टाइम टेकन बाय दैट पर्टिकुलर वेव टू रीच ओवर देयर। बताइए किशोर, क्या क्वेश्चन था आपका? सर रिपीट कर दो इसको एक बार। ये PQ वाला ना? यस सर। देखो, इतना याद रखना कि आपका P मतलब आपका नर्व इंपल्स जनरेट हुआ ऐसे नोड पे और आपके आर्टरिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया। QRS मेरा यहाँ पे क्या है? वेंट्रिकल्स मेरे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिस्टोल कर रहे हैं। तो P और Q के बीच में जो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई आपको यहाँ पे ये कर रहा है कि टाइम टेकन, द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द नर्व इंपल्स। ये मेरा डिस्टेंस आपको बता रहा है कि इतना टाइम लगता है मेरे नर्व इंपल्स को टू रीच अप टू माय वेंट्रिकल्स। ठीक है, आप जानते हो ऐसे नोड से नर्व इंपल्स जाएगा AV नोड पे, AV नोड से वो जाएगा आपके बंडल ऑफ हिस के अंदर, एंड बंडल ऑफ हिस से वो आपका जाएगा इनटू योर परकिंजन फाइबर के पास, एंड फिर आपका वेंट्रिकल्स का सिस्टोल होगा। तो ये जो टाइम लग रहा है ना आपका, ये जो डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट डिस्टेंस टेल मी द टाइम टेकन बाय द नर्व इंपल्स टू रीच अप टू द वेंट्रिकल्स। जैसे वेंट्रिकल्स तक मेरे नर्व इंपल्स पहुंच गए, यू कैन सी दिस स्पाइक। यहाँ पे आपको स्पाइक दिख जाएगा ऑफ माय QRS, दैट इज माय वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बताइए बोलो, क्या सवाल है आपका? सर P और Q के सर बीच में डिस्टेंस है सर, वो कम ज्यादा भी हो सकता है? हाँ, वो कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अगर बाद में बात करेंगे अभी। ठीक है, सो नाउ दैट इज समथिंग यू हैव टू, इतनी बात पहले आप यहाँ पे याद रखो। वरुण, जो जो बताया जा रहा है वो सब आपको याद रहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये सब मिस नहीं होना चाहिए, ये तो तुम देखोगे बाद में, ये सब पहले मालूम होना चाहिए, राइट? नाउ देन आपका QRS यहाँ पे आपका हो गया, दैट इज माय वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नाउ यू हैव योर T वेव। अब आपको यहाँ पे मिलेगा आपके यहाँ पे T वेव, जो आपका थोड़ा सा लाइक ऐसे ओब्लॉन्ग टाइप का वेव है, बट नाउ यू हैव अ T वेव। T वेव आपको यहाँ पे क्या बताता है? सो T वेव्स टेल्स मी माय डीपोलराइजेशन, और मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मेरा एज अ माय वेंट्रिकुलर, बेटा मैं 2 मिनट रुक जा, बेटा 2 मिनट रुक जा, वेंट्रिकुलर डायस्ट्रोल, डायस्ट्रोल। So that is called as a ventricular diastole.
सो टी वेव मेरा यहाँ पे बता रहा है मेरा वेंट्रिकल का रिलैक्स होने वाला जो स्टेज होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे डायस्टोल. सो वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज बीन डेजिग्नेटेड बाय माय टी वेव. सो याद रखना टी वेव मेरा डेजिग्नेट है. जब मेरे वेंट्रिकल्स आपके रिलैक्स करते हैं ना तब भी आपकी एक वेव जनरेट करती है और वही वेव आप यहाँ पे एक स्मॉल स्पाइक के रूप में आप यहाँ पे दे सकते हो और उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ वेंट्रिकुलर डायस्टोल. वेंट्रिकुलर डायस्टोल को हम यहाँ पे इवन बोल सकते हैं एज अ वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. इसको हम इवन कह सकते हैं एज अ वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. हाँ जी अश्वानी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका. सर टी वेव एक्सप्लेन कर दो एक बार. हाँ वो तो चली रही है ना टी वेव. टी वेव का मतलब यहाँ पे होता है कि आपके वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं. सिंपल सी बात है. टी वेव का मतलब आपका यहाँ पे है कि मेरे वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स कर रहे हैं. माय वेंट्रिकल्स आर इन द रिलैक्स स्टेट. सो इसको हम कहते हैं एज अ वेंट्रिकुलर डायस्टोल. सो वेंट्रिकुलर डायस्टोल जब आपका यहाँ पे होता है दैट कैन बी सीन ऑन द टी वेव. ठीक है. और इसको हम इवन कह सकते हैं यहाँ पे एज अ वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन भी आपको आप इसे यहाँ पे बोल सकते हो. ठीक है. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज द थिंग यू हैव टू नो. तो पहले 3 चीजें दिमाग में क्लियर रखो. देखो आप पहले बेसिक समझ लो फिर आपको इसके ऊपर की चीज आप समझ पाओगे. टी वेव इज माय आर्टेरियल सिस्टोल दैट्स माय आर्टेरियल डीपोलराइजेशन. QRS इज माय वेंट्रिकुलर सिस्टोल या जिसे मैं कह सकता हूं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. और टी वेव इज माय वेंट्रिकुलर डायस्टोल दैट मींस माय रीपोलराइजेशन. राइट. ये पहले तो आपको 3 चीज यहाँ पे याद रखनी. दीज आर द फर्स्ट 3 थिंग्स यू शुड बी वेरी क्लियर विद. ताकि अगर क्वेश्चन आता है कभी कभी क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका होगा. तो उस क्वेश्चन को आप इसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो. इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ रहता है सॉल्व करने के लिए. इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए. राइट. नेक्स्ट चीज आप मेरी यहाँ पे सुनो. सर नहीं अभी नहीं वरुण. लेटर नॉट नाउ. तो नहीं सर इसको वेंट्रिकल डिस्टोल को सर जॉइंट डिस्टोल भी बोल सकते हैं. नहीं अभी आप इसे वेंट्रिकल डिस्टोल ही बोलोगे डायस्टोल ही बोलोगे. ठीक है. ओके सर. बिकॉज वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द वेंट्रिकल्स. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली. आप इस ग्राफ को देख के आप काफी चीज बता सकते हो. अगर ग्राफ के अंदर अगर आपको कोई चेंजेस दिख रहे हैं एज अ फिजिशियन अगर आपको ग्राफ के अंदर कोई चेंजेस अगर आपको दिखते हैं कि समझो मेरा टी वेव छोटा है, मेरा QRS काफी बड़ा है, मेरा S और T के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, अगर कोई भी चीज अगर आपको यहाँ पे दिख रही है दैट मीन्स देयर आर सम कॉम्प्लिकेशन विद द हार्ट. दैट मीन्स कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन वहां पे हार्ट के साथ वहां पे हो सकता है. तो याद रखना अगर आपके इस ग्राफ के अंदर आपको कोई भी चेंजेस अगर आपको देखने के लिए मिलते हैं, अगर आपको इस ग्राफ के अंदर कोई भी अगर माइन्यूट चेंज अगर आपको दिखता है इसके अलावा कि आपका टी वेव छोटा हो गया, राइट, या एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया QRS काफी बड़ा हो गया, दैट मीन्स देयर आर सम इश्यूज विद द हार्ट. नॉर्मल से कोई भी अगर डेविएट करेगा यहाँ पे कंडीशन दैट मीन्स देयर इज अ इशू ऑफ अ हार्ट. मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगा. आई जस्ट ट्राई टू गिव यू वन एग्जांपल. राइट. इफ यू अंडरस्टैंड दैट देन वी कैन बिल्ड ऑन समथिंग एल्स. पहले वो हम यहाँ पे समझते हैं. अब यहाँ पे आप समझो. लेट्स सी कि समझो मेरा यहाँ पे पी वेव है. आई हैव अ पी वेव एंड देन ये मेरा यहाँ पे पी वेव आ गया एंड देन फिर आपका आना चाहिए QRS. अब वो जो QRS आ रहा है वो आपका काफी लेट आ रहा है. आपका जो QRS यहाँ पे आया है वो आया है, बिल्कुल आया है आपका यहाँ पे, बट आपका यहाँ पे काफी लेट आया है. सो यू हैव अ QRS ओवर हियर, राइट. तो P के बाद आपके यहाँ पे QRS आया QRS, बट यू कैन सी ओवर हियर द डिस्टेंस बिटवीन द P एंड द Q यहाँ पे जो है वो काफी आपका यहाँ पे लेंथी है. ये जो डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट डिस्टेंस इज क्वाइट लॉन्ग ओवर हियर. अब मुझे आप लोग हैंड रेज करके सोच के बताइए अगर आपको ऐसा केस दिखता है आपके मॉनिटर के ऊपर तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो. व्हाट यू कैन कंक्लूड बाय लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ केस जहां पे आपको P और Q के बीच में आपको डिस्टेंस काफी लंबा दिख रहा है. तो इसके अंदर आप क्या कंक्लूड कर सकते हो. सो हिम्मत सिंह बताइए व्हाट यू कैन कंक्लूड. सर उसके एवी नोड में कोई प्रॉब्लम है. ठीक है. आपने ये कंक्लूड किया कि उसके एवी नोड में कोई डिफेक्ट हो सकता है. ठीक है. ऑलराइट, आई टेक दैट. और कोई भी देखते हैं हम यहाँ पे. अंशिका आपको क्या लग रहा है. सर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रियोल्स वेरी लेट हो रही है. हाँ ये बात तो आपने सही बोली यहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्शन वही हमें यहाँ पे दिख रहा है. बिल्कुल सही आपका कंक्लूजन. एक तो यहाँ पे आप कह सकते हो देखिए स्ट्रिंग कि मेरा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे लेट हो रहा है. यस, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मेरा सिस्टोल मेरा यहाँ पे लेट हो रहा है. यस, इट इज हैपनिंग क्वाइट लेट ओवर हियर. ठीक है. अश्वानी आप क्या कहोगे. सर कि उसका एबी नोड पर कैंजी फाइबर या बंडल ऑफ हिज में से कोई खराब है.
ये बात भी आपका लाइक कॉन्फ्यूजन ठीक है, आप ये भी अजम्पशन लगा सकते हो कि उनमें से कोई में आपको कोई दिक्कत आ रही है वहां पे, खराब है। हाँ जी अंशिका, आपका क्या कहना है? अच्छा आपने बता दिया, ओके। वरुण बोलिए, आपका क्या कहना है? सर डिपोलराइजेशन सर ढंग से नहीं हो रहा है सर। नहीं वो तो हो रहा है, वो तो हो रहा है यहाँ पे, वो तो ठीक हो रहा है, बट लेट हो रहा है, इट विल बी Yes, हैपनिंग लेट। सो दैट इज अ कंक्लूजन हियर आई हैव कम अक्रॉस, राइट? एक ने बोला कि एवी नोड यहाँ पे काम नहीं कर रहा, एक ने बोला बंडल ऑफ हिज एवी नोड वो सब कुछ सही से काम नहीं कर रहे हैं, और एक पर्सन ने बोला कि यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टम मेरे यहाँ पे लेट हो रहा है, राइट? अब एक्चुअली में आप सबका कंक्लूजन यहाँ पे काफी हद तक सही है, इट्स वेरी ट्रू टू एन एक्सटेंट। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हाँ आपका वेंट्रिकल्स लेट हो रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर आपको ये कंडीशन मॉनिटर पे देखने के लिए मिलती है तो आपको लगाना है पता कि ये लेट क्यों हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरली होता क्या है कि अगर आपको ऐसा मिले देखने के लिए कि आपका काफी टाइम लग रहा है पी और क्यू के बीच में, दैट मीन्स आपका नर्व इम्पल्स को ट्रेवल करने के लिए टाइम लग रहा है। आपके नर्व इम्पल्स को पी से लेके क्यू तक पहुंचने में, या मैं कहूंगा आर्ट्रिया के ऐसे नोड से वेंट्रिकल तक पहुंचने में टाइम लग रहा है। क्या इतनी बात आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि नर्व इम्पल्स को आर्ट्रिया से वेंट्रिकल तक पहुंचने में यहाँ पे टाइम लग रहा है? इज दिस समथिंग यू कैन अंडरस्टैंड? इतनी बात समझ आ रही है आप सबको यहाँ पे? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब एक और चीज आप यहाँ पे समझिए, अगर वहां पे टाइम लग रहा है तो क्यों टाइम लग रहा है? नाउ दैट कैन हैपन व्हेन यू हैव सम काइंड ऑफ टिश्यू डैमेज। ऐसा तब हो सकता है जब आपके कार्डियक टिश्यू के अंदर कोई ना कोई आपको डैमेज हो। जनरली ऐसा होता है तब व्हेन यू हैव अ इन्फ्लेमेशन इन द कार्डियक मसल। इफ यू हैव इन्फ्लेमेशन, if you have inflammation in cardiac muscle, in your cardiac muscle, then in that case you can find कि आपका ये जो nerve impulse travel आपका कर रहा है यहाँ पे, ये होने में आपका लगता है टाइम। At that point of time we will find कि nerve impulse travel करने में आपको टाइम लग सकता है, because ऐसा समझो कि आपका जो टिश्यू है वो डैमेज्ड है, और डैमेज टिश्यू से इम्पल्स को ट्रेवल करने में टाइम लगता है। ठीक है, आपका टिश्यू वहां पे थोड़ा सा आपका डैमेज हो चुका है, और क्योंकि आपका कार्डियक मसल वहां पे इन्फ्लेम्ड, इन्फ्लेमेशन वहां पे हो रहा है आपका यहाँ पे, तो नर्व इम्पल्स आपका स्मूथली ट्रेवल नहीं करेगा। तो ऐसे कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, ऐसे कंक्लूजन आप यहाँ पे निकाल सकते हो बाय लुकिंग एट द मॉनिटर। सिंपली मॉनिटर पे देख के आप ऐसे कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, राइट? एक और मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूँ, आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल ओवर हियर। एक और एग्जांपल, बस उसे आप याद रखिएगा फिलहाल के लिए, उसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सी, अगर आपका यू हैव अ एनलार्ज क्यूआरएस, अगर आपका क्यूआरएस काफी बड़ा होता है, ये तो हमारा नॉर्मल है, अगर आपका क्यूआरएस थोड़ा बड़ा निकलता है, इफ यू हैव अ एनलार्ज क्यूआरएस, अगर ये कंडीशन आपकी होती है कि आपका क्यूआरएस जो आपका यहाँ पे वो काफी बड़ा है, राइट? इफ यू हैव अ एनलार्ज्ड, if you have an enlarged QRS, so याद रखना that actually means that is a sign of your heart attack. This is a sign of a heart attack. ये अगर आप enlarged QRS अगर आप यहाँ पे दिख रहा है, so इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि इस पर्सन को आया है यहाँ पे हार्ट अटैक। This person has undergone an heart attack, right? तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि आपका अगर क्यूआरएस काफी बड़ा हुआ, राइट, दैट्स हार्ट अटैक। ऐसा क्यों आप सोचोगे सर, ऐसा क्यों यहाँ पे हो रहा है कि क्यूआरएस की वजह से हम इसे हार्ट अटैक यहाँ पे बोल पा रहे हैं? आई कैन टेल यू दैट लेटर व्हेन यू अंडरस्टैंड द हार्ट अटैक। थोड़ा सा अच्छे से जब तुम हार्ट अटैक को मैं समझाऊंगा ना, तो तुम ये बात भी यहाँ पे समझ पाओगे, ओके? लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना याद रखना कि आप इसको देख के काफी चीजें आप यहाँ पे पता कर सकते हो। मैं आपको एक जनरल रफ आइडिया यहाँ पे दे रहा हूँ, ताकि अगर आपको इसके ऊपर ग्रिप बन गई, देन इसको मैं बाद में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा बाय डूइंग द डिसऑर्डर। बट इतनी बात फिलहाल आप यहाँ पे याद रखो कि ये सब चीजें आपको इसके अंदर होती हुई आपको मिल जाएगी, ठीक है? सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे क्लियर कट समझ आ रही है? पहले ये बताओ। यस सर। Yes. ऑलराइट, अब हम एक काम करते हैं इसके अंदर, लेट्स हैव अ अश्योरेंस फ्रॉम योर एंड। तो पहले याद रखो यहाँ पे हमने क्या देखा, P is my arterial systole, depolarization, QRS is my ventricular systole, depolarization of my ventricles, and T is my ventricular diastole, that is my repolarization of my ventricles. ये तीन चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है, एंड यू शुड नो इसे हम यूज क्यों करते हैं, व्हाई वी यूज द ECG, एंड ये हमें काफी चीजें बता सकता है, इट कैन टेल यू नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट द हार्ट, ठीक है? अब एक काम करते हैं, 2-3 क्वेश्चन PYQ सॉल्व करें ताकि आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन ये लोग एग्जाम में पूछते हैं। So let me make you solve few questions over there and then we can move ahead. हाँ, अब इसका आंसर दोगे आप लोग हैंड रेस करके। QRS will stand for what? अपना हैंड रेस करेंगे आप यहाँ पे and then you will try to answer this. तो बड़ा हैंड रेस करके आप इसका आंसर दे सकते हो यहाँ पे सब लोग। बताइए महक, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सी। समृति ठाकुर, आपको क्या लग रहा है? Sir, C.
and then we have Ambika Rana C. and Divyanshu. Sir, C. Right, C is the correct answer. बिल्कुल, QRS stand for depolarization of my ventricles. That is my QRS. सिंपल क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था यहाँ पे आपका ये, ठीक है. हाँ, अब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप ये सॉल्व कर सकते हो. सिंपल है, लॉजिक लगाओ, सॉल्व हो जाएगा. ब्लड प्रेशर इन द मैमलियन अओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग. ब्लड प्रेशर इन द मैमलियन अओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग. कब होता है? सो आपका ब्लड प्रेशर अओर्टा के अंदर आपका मैक्सिमम आपको यहाँ पे कब मिलेगा? चलिए हैंड रेज करिए. अक्षरा ने हैंड रेज यहाँ पे कर दिया. अक्षरा बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा इसके अंदर? सर ए. अक्षरा यहाँ पे कह रही है आपका ऑप्शन ए, ठीक है. बताइए वरुण, क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन ए. एक्सप्लेन करो वरुण, क्यों है ऑप्शन ए आपको लग रहा है यहाँ पे? नहीं, क्योंकि एक्सप्लेन सर देन फिर आंसर वैलिड नहीं होगा बेटा. अगर क्योंकि सर जब हमारा सर राइट आर्टरी सर जब ब्लड जाता है तो सर लंग्स के थ्रू सर लेफ्ट आर्टरी में जाता है सर, वेंट्रिकल के थ्रू. ओके, पुनीत क्या होगा इसका आंसर? आंसर क्यों आएगा? सर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी तब फ्लो होगा बॉडी की तरफ, आरोटा से वो बॉडी की तरफ जाएगा सर. राइट. तो जब आपका सिस्टोल हो रहा है ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, याद रखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जाएगा थ्रू आउट द बॉडी. लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जा रहा है, याद रखना ये बात सब लोग, आई थिंक सबको मालूम है ये चीज कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जाएगा थ्रू आउट द बॉडी. ये आपको पूरे बॉडी में आपको भेजा जाएगा एंड ये भेजा जाएगा वाया अओर्टा. दिस विल बी सेंड वाया अओर्टा. सो वाया अओर्टा ये आप इसको सेंड करोगे. तो सिंपल सी बात है बेटा, जब मेरे सिस्टोल होगा लेफ्ट वेंट्रिकल का तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रेशर जो आपको मिलेगा यहाँ पे वो आपको अओर्टा में ही मिलेगा. सो मैक्सिमम प्रेशर जो आपको मिलता है ब्लड प्रेशर का, दैट इज बिकॉज ऑफ द सिस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल. जब मेरे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सारा ब्लड फ्लो के साथ जाएगा अओर्टा के अंदर और वो मैक्सिमम प्रेशर आपको मिलता है इन द अओर्टा बिकॉज ऑफ द सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. तो ये बात याद रखना. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सबने यहाँ पे हैंड रेज किया तो उन सबका यहाँ पे आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर है आपका. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. आपने पता है नोटिस क्या होगा, डॉक्टर आपकी नर्व देखता है या पल्स देखता है आपकी हाथ पकड़ के? यस सर. राइट. या आपके फ्रेंड भी देखते होंगे ऐसे चेक करने के लिए ये सब ठीक क्या नहीं है. Yes, sir. सो यू फाइंड यू मस्ट बी डूइंग दैट ना स्कूल के अंदर. बच्चे जब थे, आप कभी भी करते होंगे क्या मालूम नहीं, कि चेक करें कि तेरी पल्स आ रही नहीं आ रही है. सो दैट इज समथिंग यू नो यू डू. ठीक है. अब वो करते क्या हो तुम बेसिकली वहां पे, या डॉक्टर क्या करता है? तुम लोग तो पता नहीं क्या ही करते हो, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर बेसिकली आपके आर्टरी पे हाथ रख के चेक कर रहा है आपके पल्स को, वो पल्स काउंट कर रहा है. अब ये पल्स आपका है क्या? पल्स आपका उतना ही होगा जितना आपका हार्ट बीट होगा. पल्स इज इक्वल टू योर हार्ट बीट, या मैं कह सकता हूं पल्स इज इक्वल टू योर ventricular systole. Ventricular systole. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका होगा, काफी फोर्सफुली आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब आपका होता है, जब नॉर्मली जब आपका हो रहा होगा, तो आपका एक पल्स क्रिएट होता है, एक आपका वेव क्रिएट होता है, एक वेव क्रिएट होता है आपके आर्टरी के अंदर, अओर्टा. एक्सक्यूज मी. एक आपका वेव क्रिएट होता है आपका यहाँ पे अओर्टा के अंदर. इज अ वेव. वॉइस चली गई सडनली. एक वेव आपके यहाँ पे क्रिएट होती है आपके अओर्टा के अंदर, राइट? एंड दिस वेव कैन बी सीन थ्रू आउट द ऑल द आर्टरीज. जो आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक वेव आपकी क्रिएट होती है, और वो वेव आपको पहले अओर्टा में मिलती है, एंड वाया अओर्टा नाउ इट कैन बी सीन थ्रू आउट द ऑल द आर्टरीज. सारे आर्टरीज के अंदर आपको मिलेगी देखने के लिए. So in all the arteries you will find that wave. अब वो वेव जो आपके सारे आर्टरीज में आपको देखने के लिए मिल रही है, उसको आप जज कर सकते हो बाय हैविंग द पल्स. तो जब आप पल्स आप मेजर कर रहे हो, तो पल्स के अंदर जो भी आप पल्स काउंट कर रहे हो, 1 पल्स, 2 पल्स, 4 पल्स, 20 पल्स, all those pulses are nothing but the wave generated because of the ventricular systole. आपके वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके जैसे एक वेव जनरेट हुई अओर्टा के अंदर, और वही वेव आपको सारे आर्टरीज में आपको देखने के लिए मिलती है थ्रू आउट द बॉडी, और उससे आप मेजर कर सकते हो. यू कैन मेजर दैट by counting the pulse. ठीक है. तो याद रखना पल्स इज इक्वल टू योर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये आपका डॉक्टर काउंट करता है या डॉक्टर आपकी जज करता है कि आपका पल्स कितना है, कम है, ज्यादा है. अगर कम है तो क्यों कम है,
राइट। या आप कई बार देखते हो ना, कैसे किसी की बॉडी का टीम में आप देखते हो कि बॉडी किसी की लेटी हुई होती है, तब भी उसकी वो लोग पल्स देखते हैं 2 मिनट के लिए, फिर कहते हैं कि अरे ये तो लेट हो गया, राइट। सो Yes, sir. समथिंग यू डू, you are actually trying to count the ventricular systole, ठीक है। so that is what you have to know, pulse is going to be my ventricular systole over here। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का यहाँ पे क्या आंसर बन जाएगा। अब ये कर सकते हो तुम लोग, इसका मैं पहले आपको हिंट देता हूँ। हिंट आपको यहाँ पे ये देता हूँ कि अगर आपके PQRS के अंदर कोई भी अगर गड़बड़ आ रही है आपको, दैट इज अ इशू। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखिए खुद से इस क्वेश्चन को, टेक योर टाइम, टेक योर 20 सेकंड्स और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सबसे ही सॉल्व हो जाएगा। हैंड रेज करो फटाफट। कर सकते हो। हमेशा आपको हर एक इंफॉर्मेशन मालूम होना जरूरी नहीं होता, आप उसे सॉल्व कर सकते हो। सो हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। वरुण ने हैंड रेज कर दिया। वरुण क्या आंसर होगा? सर ऑप्शन बी। बहुत टाइम लग गया बेटा वरुण। क्या आंसर होगा बोलो आप? बी 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 बी। सिया क्या आंसर होगा? सर ऑप्शन ए। ओके। दिव्यांशु क्या आंसर होगा? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कह रहे हैं आप यहाँ पे। क्या लग रहा है आपको पुनीत, क्या लग रहा है इसका आंसर? बी। किशोर आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। अंजू आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। एंड हर्षिता आप भी बता दीजिए क्या लग रहा है आपको आंसर? सर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए कनिका हेल्प करिए इसको मैच करने के लिए। कनिका पी वेव कहाँ पे लगेगा यहाँ पे? सर डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। ठीक है, सो पी वेव हमारे लगा यहाँ पे डीपोलराइजेशन ऑफ माय आर्टरिया। क्यूआरएस किसको टच करेगा? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, ऑलराइट। देन टी वेव किसको टच करेगा? रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। एंड देन यू हैव अ रिडक्शन इन द टी साइज ऑफ द टी वेव, तो ये किसको टच करेगा? कोरोनरी कोरोनरी। राइट, कोरोनरी एस्केमिया जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है उसको ये जाके टच करेगा। अब मुझे बताइए कनिका, आपने इसको इसके साथ मैच क्यों कराया? क्या आपका लॉजिक था इसे मैच कराने का? सर बिकॉज जो ऑप्शन सी है उसमें हमें फिफ्थ ऑप्शन दिया हुआ है रिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, जो कि नहीं होता, तो सर ऑब्वियसली फिर ऑप्शन थर्ड। एग्जैक्टली, बहुत सही कनिका। ये आपका ऑब्वियसली आपका हो नहीं सकता बिकॉज ये हमने कभी मेंशन किया नहीं कि रिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया होता है बिकॉज ऑफ द टी वेव। और मैंने आपको पहली एक चीज बताई थी, अगर आपके PQRS के अंदर कोई भी अगर आपको गड़बड़ दिख रही है, कोई भी अगर आपको छोटा सा अगर आपको चेंज दिख रहा है, दैट मींस कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन है। एंड कोरोनरी एशेमिया इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्लिकेशन ओवर हियर, दैट इज यू कैन सी ओवर हियर। अब ये कॉम्प्लिकेशन क्या होता है ना ही एनसाइड में मेंशन किया है, ना ही आपको पता करने की जरूरत है, राइट? बिकॉज यू विल फाइंड सच थिंग इन द क्वेश्चन। वो एक ऐसा डाल देंगे जहां पे आप थोड़ा सा लाइक कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन अगर आप देखोगे आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते थे। इवन इफ यू डोंट नो दिस टर्म, you can still come with the answer over here। तो यही चीज का ध्यान रख के you should be able to solve all the question जब भी आपके सामने आएंगे। तो क्या क्वेश्चन नंबर 49 सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? Is this question clear to all of you? यस सर। यस सर। ठीक है, इसका आंसर मुझे बता दो, 56 का आंसर। आराम से देखो इस क्वेश्चन को एंड यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। अभी भी मैंने इसका हिंट भी आपको दिया था, तो इसका क्वेश्चन आप कर सकते हो। बताइए इसका आंसर कौन देगा, कौन देगा यहाँ पे? अंशिका, वी हैव सो मेनी अंशिका। बताइए अंशिका क्या होगा इसका आंसर? आपका हैंड रेज है। सर ऑप्शन ए। अंशिका यहाँ पे ऑप्शन है। हिम्मत सिंह आपको क्या लग रहा है? हिम्मत सिंह कह रहा होगा हैंड तो रेज किया नहीं हमने। गणेश आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा इसका? गणेश ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। Given below is a ECG of a normal person. Which of the following component is correctly interpreted below? So complete QRS is a one complete pulse. मैंने आपको पहले बोला था single ventricular systole is going to be a single pulse. So QRS आपका ventricular systole होता है। So option A मेरा बनेगा यहाँ पे as a correct answer. Right? So बाकी सब तो यहाँ पे गलत है आपका। बाकी सब आप यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल आपके यहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए बनेगा मैंने यहाँ पे as a correct answer। ये आपने देख लिया। ये वाला भी कर सकते हो, फटाफट हैंड रेज करके आंसर करो जल्दी और आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन है, 4 मार्क फटाफट उठाइए और आगे बढ़िए। सो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी कौन बताएगा इसका? कृतिका आप बताओगे इसका आंसर? कृतिका ट्राई करोगे? 54। कृतिका कृतिका इज लाइक समवेयर फार अवे फ्रॉम द फोन और सडनली फैकल्टी चिल्ला रहा है कृतिका कृतिका, नाउ शी इज रनिंग टुवर्ड्स द फोन काइंड ऑफ। अंजू बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी।
जो यहाँ पे सी के इसका आंसर। ठीक है, समृति ठाकुर, सर सी। अंबिका राणा, सी। राइट, सी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। पूछा गया आपका यहाँ पे कि पी वेव आपका यहाँ पे क्या बता रहा है, सो पी वेव इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ द आर्टरिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ आर्टरिया व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर, राइट। अच्छा, आप लोगों को कभी ऐसा होता है क्या, लाइक आप लेक्चर देख रहे हो, राइट, एंड सडनली फैकल्टी आपका नाम ले रहा है एंड सडनली लाइक पीपल सराउंडिंग यू आर सेइंग कि क्यों इसका नाम लिया सर क्यों हमारे और उनको डांट पड़ रही है बार बार? नो सर, डांट के विषय सर इतना क्या हो रहा है सडनली, लाइक इट्स पुनीत, अभिषेक, व्हाट इज हैपनिंग? ऐसा होता है क्या, समथिंग लाइक दैट हैपन क्या? तुम लोग एकदम नो सर, क्या ये क्या है? नो सर। सर करेगा। अच्छा, कभी घर वाले हमारे लड़कियों की आवाज लगा रहे हैं यहाँ पे जोर जोर से, और स्कूल में मेरे रूम में रखते हैं सर। कभी कभी, ठीक है। ऑलराइट, न्यूरोजेनिक हार्ट, ये यहाँ पे आंसर मैंने कर दिया है। न्यूरोजेनिक हार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ योर आर्थ्रोपोड्स। सो आपके यहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं या क्रैब्स होते हैं, प्रॉन्स होते हैं, उन सब के अंदर आपका न्यूरोजेनिक हार्ट आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ये क्वेश्चन अगर आप लगा पा रहे हो सही से सही तरीके से, देन यू शुड नॉट हैव एनी इश्यूज इन टर्म्स ऑफ दिस ईसीजी को लेकर आपको इश्यूज नहीं आने चाहिए, राइट। इसमें मैं एक दो चीज और ऐड करूंगा, बट नॉट नाउ। आई वांट यू टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, अपैरेंटली दिस थिंग्स, एंड देन आई कैन बिल्ड समथिंग ऑन दैट, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है देख लेते हैं। P wave represent the electrical excitation, that means depolarization of arteria. ये आपको बताता है यहाँ पे depolarization of arteria and leads to a contraction of the both the arteria. इससे आपका क्या होता है, there's going to be a contraction of the both the arteria, यहाँ पे आपका होते हुए आपको मिलेगा। हम ये बात जानते हैं। QRS represent the depolarization of the ventricles which initiate the ventricular contraction. The contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the systole. वो हमने देखा था, it's a depolarization of my ventricles. And then you have the T wave represent the return of the ventricles from excited to normal state. जिसका मतलब ये है मेरे T wave जो मेरे contract हुए थे, now they are getting back into relaxed state, वो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ as a normal state. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a repolarization. The end of the T wave marks the end of the systole. जब T wave खत्म होता है, that means मेरा systole भी ultimately खत्म हो चुका है और मेरा पूरा heart, मेरा पूरा ventricular मेरे यहाँ पे relax हो चुका है. So that is my PQRS जो आपको यहाँ पे याद रखना है. So that is something you have to know. So अब हम बात करते हैं हमारे में blood vessel के बारे में. Now let's jump and talk about my blood vessels. So चलिए देखते हैं which are my blood vessels and what are they. तो जब आप बात करते हो blood vessels के बारे में, तो चलिए start करते हैं हमारा सबसे पहला blood vessel, that is going to be your artery, right? देन दूसरी ब्लड वेसल एक और आपकी जो होती है वो आपकी होती है यहाँ पे आपकी वेन, और तीसरी ब्लड वेसल आपकी कौन सी होती है बताइए जरा आप लोग मुझे, तीसरी कौन सी होती है? राइट, थर्ड इज गोइंग टू बी कैपिलरी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पता है हम लोग कई बार स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते हैं जहां पे हमारी फिंगर को हम लोग लाइक टिप पे कट करते हैं और ब्लड को हम निकालते हैं स्लाइड के ऊपर। शायद आपके स्कूल में आपने नहीं किया होगा, शायद किसी ने किया भी होगा, शायद देखा है, राइट, देखा है करते हुए, लेकिन पर उन्होंने किया नहीं है, किशोर ने किया है शायद से, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर आप ये कर रहे होते हो तो तब आप क्या ब्रेक कर रहे हो, क्या लगता है आपको, क्या ब्रेक हो रहा होगा आपका, कैपिलरी या आर्टरी ब्रेक हो रहा होगा, क्या कहाँ से खून निकल रहा है? कैपिलरी, कैपिलरी, राइट। जब आप पियर्स के थोड़ा सा कट करते हो, सो यू आर फाइंडिंग एक्चुअली स्मॉल कैपिलरी आपकी वहां पे जो आपकी ब्रेक हुई और वहां से ब्लड आपका बाहर निकला और उस ब्लड को आपने स्लाइड पे आप लेके आए, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि लंच टाइम में समझो आप अपने फ्रेंड के पास जाके ऐसे लाइक वो नाइफ लेके जाते हो और ऐसे 2 बार पंचर करते हो स्टमक के अंदर और फिर आप थोड़ा ट्विस्ट भी करते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो क्या ब्रेक होगा वहां पे, क्या लगता है आपको वहां पे क्या ब्रेक होगा, कैपिलरी, वेन, आर्टरी, क्या ब्रेक होगा वहां पे? आर्टरी और वेन। राइट, बिल्कुल सही, आपका आर्टरी और वेन ब्रेक होगा। और आपको कैसे पता चलेगा कि आर्टरी और वेन ब्रेक हुआ है? हाउ डू यू गेट टू नो? ज्यादा ब्लड लॉस, एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस। आप देखोगे अरे आपका फ्रेंड तो बेहोश हो गया मैं तो मजाक किया था, उठ नहीं रहा है, यू रियलाइज कि ये ज्यादा ब्लीडिंग आपके हो रहा है, तो एक्चुअली आर्टरी एंड वेन हैव बीन लाइक ब्लीडिंग ओवर देयर। सो एक चीज याद रखना है आपके यहाँ पे कि आर्टरीज और वेन्स आपके यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ थिकनेस, कैपिलरीज जो आपके यहाँ पे होती है, सॉरी, आर्टरी एंड वेन आर गोइंग टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ थिकनेस, कैपिलरीज आर गोइंग टू बी लाइक
very thin. So capillaries are going to be thin, they are going to be minute. छोटी छोटी आपकी कैपिलरीज होती है और वो बहुत माइन्यूट आपके यहाँ पे होती है, राइट? सर एक बार रिपीट बोलो बोलो वरुण, क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो? वरुण इज लाइक, आप बताइए सर, आप बोलिए। सर एक बार रिपीट कर दोगे आप? वो बीच में से चाकू डाल के ट्विस्ट करने का क्या? नो सर, रिपीट कर देना एक बार जो आपने बोला था अभी। रिपीट कर दिया मैंने एक बार जो मैंने अभी बोला। कैपिलरी आर गोइंग टू बी थिन एंड माइन्यूट। इसका मतलब ये होता है कि कैपिलरी आपकी काफी छोटी होती है और थिन होती है, राइट? आर्टरीज और वेन आपके थिक होंगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं आर्टरी क्या होती है, हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो आर्टरी आर गोइंग टू कैरी माय ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज आर गोइंग टू कैरी माय ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा। एक्सेप्शन का नाम यहाँ पे क्या होगा? pulmonary artery. pulmonary और वो क्या, क्यों एक्सेप्शन है? right As deoxygenated blood carry capacity. राइट, पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ पे एक्सेप्शन होगा क्योंकि ये लेके जा रही है मेरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड्स द लंग्स, ठीक है? सो दैट इज माय एक्सेप्शन। देन यू हैव द वेन्स ओवर देयर। वेन्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वेन्स आर गोइंग टू कैरी माय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात भी आप यहाँ पे जानते हो। आप मुझे बता दो यहाँ पे एक्सेप्शन आपका कौन सा लग जाएगा? पल्मोनरी वेन और क्यों है ये एक्सेप्शन? और ऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्लड में जा रहा है ना। अबे कहाँ लेके आ रहा है वरुण कुमार? Third. बताइए कहाँ लेके आ रहा है? atrium left atrium लेफ्ट आर्टरी में लेके आ रहा है सर। ऑरिकल का था पहले लेफ्ट ऑरिकल। आर्टरी में। आर्टरी में लेके आ रहा है। यस, यस दैट इज द एक्सेप्शन ओवर हियर, ठीक है? तो इतनी बात पहले आप यहाँ पे याद रखो, ये कि इनकी बेसिक इन्फो है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। एंड कैपिलरीज आर गोइंग टू बी लाइक सुपर थिन। अब कैपिलरी आपके यहाँ पे थिन होती है और उसका काम याद रखना आप यहाँ पे कि कैपिलरी का मेनली काम यहाँ पे ये होता है, इट इज नोन फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस। कैपिलरीज ही होती है बेटा जहां से आपका एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट और गैसेस आपका किया जाता है। सो दे विल बी कैरिंग आउट द exchange of nutrient and gases. Exchange of nutrients and gases. अब यहाँ पे काम करते हैं, डायरेक्टली पिक्चर के थ्रू इसे समझते हैं। लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बाय डायरेक्टली पिक्चर ओवर हियर, राइट? सो आप 3 लेयर्स बेसिकली, आपके यहाँ पे 3 लेयर होती है। इसको मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, जो बताऊंगा उस पर आप ध्यान देना। आपकी 3 लेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यू विल हैव इनरमोस्ट लेयर टुनिका इंटीमा, you have a middle layer tunica media and the outermost layer of the blood vessel is my tunica externa. अब ये तीनों लेयर, राइट, ये तीनों लेयर आपको यहाँ पे मिलेगी ब्लड वेसल के अंदर। अब एक चीज याद रखना कि इन 3 में से 2 लेयर तो आपको मिलती है आपके वेन्स और आर्टरी के अंदर। ये जो सिंगल लेयर आपकी होती है ये सिर्फ आपको मिलेगी आपके कैपिलरी में। या मैं इसको सही तरीके से बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपके आर्टरी और वेन में तो आपको तीनों लेयर आपको मिल जाएगी, ठीक है? आर्टरी और वेन के अंदर आपको तीनों लेयर आपको मिलेगी। सो आर्टरी विल हैव द आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड द इनरमोस्ट लेयर। बट अगर मैं कैपिलरी की बात करता हूं तो कैपिलरी विल ओनली हैव अ सिंगल इनरमोस्ट लेयर। कैपिलरी के अंदर आपको सिर्फ सिंगल लेयर आपको मिलती है एंड दैट इज माय एंडोथेलियम, स्क्वैमस एंडोथेलियम से बनी हुई। तो ये बात याद रखना कि कैपिलरी के अंदर आपको एक ही लेयर मिलेगी, राइट? दैट इज अ सिंगल लेयर विल गेट टू सी ओवर हियर, दैट इज माय टुनिका इंटीमा। लेकिन बाकी सब के अंदर यू विल फाइंड ऑल द 3 वेन्स और आर्टरी के अंदर आपको तीनों की दोनों लेयर आपको मिलती है देखने के लिए, राइट? शॉर्ट में बताऊंगा, आउटर लेयर टुनिका एक्सटर्ना, इसमें आपको क्या मिलेगा? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर। ये 2 चीजें आपको मिलती है आपके टुनिका एक्सटर्ना के अंदर। टुनिका मीडिया में आपको क्या मिल जाएगा? टुनिका मीडिया में मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरे यहाँ पे स्मूथ मसल। ये मिडल लेयर मेरे यहाँ पे होती है, मिडल लेयर मेरे यहाँ पे, और मिडल लेयर के अंदर मुझे मिलेगा यहाँ पे स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर। तो ये बात रखना कि स्मूथ मसल इलास्टिक फाइबर मुझे मिलता है मेरे मिडल लेयर के अंदर, राइट? एंड देन यू हैव द इनरमोस्ट लेयर, दैट इज माय इनर लाइनिंग ऑफ माय स्क्वैमस एंडोथेलियम, राइट? ये होती है मेरे यहाँ पे इनरमोस्ट लेयर। एक बार फिर बता रहा हूँ, आर्टरी और वेन के अंदर आपको तीनों लेयर मिलेगी। लेकिन अगर मैं आपके हाथ में देता हूँ कैपिलरी तो उसमें सिर्फ आपको एक ही लेयर मिलती है, ये वाली होती है टुनिका इंटीमा। इतनी बात याद रखना, राइट? अब हम इसे यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। लेट्स ट्राई टू सी दिस इन द पिक्चर ओवर हियर, राइट? लेफ्ट हैंड साइड में आपके सामने यहाँ पे है आर्टरी और राइट हैंड साइड में आपके सामने यहाँ पे है वेन। आप मुझे बताइए, आर्टरी और वेन को आप अपने हिसाब से देखिए और मुझे बताइए, इनमें से मिडल लेयर ज्यादा थिक किसकी है, आर्टरी की या वेन की? मिडल लेयर
सर वेन वेन थी। आर्टरी थी सर। अरे मिडल लेयर, मिडल लेयर आर्टरी थी सर। देख के भी नहीं बता पा रहे। You will find artery will have a much more thicker middle layer. मिडल लेयर जो मेरी यहाँ पे बेटा वो ज्यादा थिक है ना, देख लो ना इसका गर्थ कितना ज्यादा है, गर्थ कितना ज्यादा है। वरुण दिख रहा है यहाँ पे, वरुण? यस सर। राइट, यहाँ पे कितना ज्यादा उसका लाइक थिकनेस है। आप वेन में देखो थिकनेस कितना कम है इसका यहाँ पे, द थिकनेस इन द वेन इज गोइंग टू बी वेरी लेस, राइट। मिडल लेयर जो आपकी होती है आर्टरी की वो ज्यादा थिक होगी, राइट, इज अ थिक स्मूथ लेयर कैन बी सीन ओवर देयर। यहाँ पे जो आपकी मिडल लेयर आपकी होती है गोइंग टू बी थिन, राइट। आपकी जो स्मूथ मस्कुलर लेयर आपकी है मिडल लेयर वो आपके यहाँ पे थिन होगी, राइट। अब मुझे ध्यान से एक और सवाल का आंसर दो, देखो ध्यान से बताओ। आपका बीच में जो स्पेस है दैट इज ल्यूमेन, बीच का स्पेस मेरे यहाँ पे ल्यूमेन है। ल्यूमेन आपका ज्यादा नैरो या ज्यादा छोटा किस में है, आर्टरी या वेन के अंदर? ल्यूमेन किसके अंदर ज्यादा? आर्टरी। आर्टरी। बिल्कुल सही, आर्टरी विल हैव अ मच मोर स्मॉलर ल्यूमेन, या मैं कहूंगा ज्यादा नैरो ल्यूमेन मेरा यहाँ पे होता है आर्टरी, सो विल हैव अ नैरो ल्यूमेन ओवर हियर, सो आर्टरी विल हैव अ नैरो ल्यूमेन, so artery over here will have a narrow lumen, right? On the other hand, you will have your veins will have a much more broader lumen. इनका जो lumen है वो थोड़ा बड़ा होता है, so they will have a much more broader lumen. तो इनका lumen आपके यहाँ पे broader हो जाएगा, right? Outer layer almost same है, outer layer आपको दोनों के अंदर यहाँ पे same मिल जाएगी। अब मुझे बताइए, जहां पे lumen narrow होगा और जहां पे lumen आपका बड़ा होगा, ज्यादा ब्लड प्रेशर कहाँ पे होगा, आर्टरी में या वेन के अंदर? Artery will have much more higher blood pressure. Artery will have a much more higher blood pressure compared to the vein, हमेशा, right? Artery will have a much more higher blood pressure. इसका रीजन ये भी होता है कि आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है ना, तो आपका हाई प्रेशर से आपका ब्लड जाता है ओवरटा और थ्रू आउट द बॉडी, तो उसका भी एक रीजन होता है यहाँ पे। बट जनरली यू विल हैव अ मच मोर हायर ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ द नैरो ल्यूमेन एज वेल। नैरो ल्यूमेन की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे आपका ज्यादा रहेगा, ठीक है। नाउ देन यू हैव द कैपिलरी। अब आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे कैपिलरी, अब कैपिलरी में आपको सिंगल लेयर मिल रही है, एक ही लेयर आपका मिल रही है, एंड दैट इज ऑफ माय एंडोथेलियम। सो इन द कैपिलरी यू कैन सी अ सिंगल लेयर एंड दैट सिंगल लेयर इज गोइंग टू बी ऑफ योर एंडोथेलियम। तो याद रखना कैपिलरी में सिंगल ही लेयर होती है। अब मुझे कोई हैंड रेज करके बताओ कि कैपिलरी को नेचर ने सिंगल लेयर ही क्यों दिया, क्यों उसको हमने 2 लेयर एक्स्ट्रा नहीं दी यहाँ पे? हैंड रेज करके आंसर बताएगा कौन? अरे रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, ठंड रखो 2 मिनट। अभिषेक बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर क्योंकि सेल तक की ब्लड पहुंचाते हैं सर, इसलिए, ठीक है। और भी मैं आंसर देखना चाहूंगा। पुनीत आपको क्या लग रहा है? क्योंकि इजीली डिफ्यूजन हो जाएगा। यस, क्योंकि आपके यहाँ पे इजीली आप डिफ्यूजन कर पाओगे। आपको न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को आपको यहाँ पे एक्सचेंज करना है, ठीक है, और वो करने के लिए यू नीड टू हैव अ सिंगल लेयर ही रखना, ज्यादा बेटर ऑप्शन यहाँ पे रहता है। कोई झंझट नहीं है ना, यहाँ से अगर आपको O2 को भेजना है तो आपका इजीली एक ही लेयर को क्रॉस करना है उसे, राइट। अगर आपको न्यूट्रिएंट्स को अगर भेजना है आपके सेल्स के अंदर, आपका एक ही लेयर को आपको क्रॉस करना है। सो बिकॉज आप यहाँ पे डिफ्यूजन काफी स्मूथली इजीली आप कराना चाहते हो, दैट इज व्हाई यू विल हैव अ सिंगल लेयर, दैट इज व्हाई ऑलवेज विल हैव अ सिंगल लेयर ओवर देयर। क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज व्हाट माय कैपिलरी इज गोइंग टू बी नोन फॉर। इसलिए कैपिलरी के पास जीरो। इतना इन्फॉर्मेशन याद रखते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको इतनी भी इन्फॉर्मेशन अगर आप याद रखते हो, कहाँ पे नैरो है, कहाँ पे ल्यूमेन आपका या वो ब्रॉडर वन, दैट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। लेट्स सी सम ऑफ द थिंग्स ओवर देयर। कुछ चीजें हम यहाँ पे देखते हैं व्हिच आर गोइंग टू बी slightly interesting. See, artery, it carries the oxygenated blood away from the heart except for the pulmonary artery. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन तो आप लोग यहाँ पे जानते हो। स्मॉल एंड नैरो, नैरो नहीं यहाँ पे नैरो आएगा, ठीक है, एन आएगा यहाँ पे, नैरो, स्मॉल एंड नैरो, राइट। वॉल कैसे होती है यहाँ पे इसकी? वॉल आर गोइंग टू बी थिक, वॉल आपके यहाँ पे रहेगी थिक। अदर फीचर, प्रेजेंस ऑफ अ मस्कुलर वॉल, बिल्कुल बेटा यहाँ पे मस्कुलर वॉल आपके यहाँ पे होती है। और लार्जेस्ट आर्टरी मेरी यहाँ पे होगी आपकी aorta, लार्जेस्ट आर्टरी में यहाँ पे देखते हैं आपके यहाँ पे aorta, so that is also one thing you have to know, right? अब हम बात करते हैं यहाँ पे वेन्स के बारे में। वेन्स के बारे में आपको एक नई इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ पे ध्यान रखना। it carries my deoxygenated blood throughout the body, एक्सेप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है पल्मोनरी वेन, ये तो आप जानते हो, राइट। वेन्स काफी लार्ज होती है, कंपैरेटिवली वेन्स आर गोइंग टू बी लार्जर, राइट, एंड दे आर गोइंग टू बी थिन, राइट। अगर कंपेयर करता हूँ थिकनेस के अंदर, तो वेन्स आपकी कंपैरेटिवली आपकी थिन होती है कंपेयर टू द आर्टरी। क्यों होती है थिन? बिकॉज आप यहाँ पे मिडल लेयर देखो, इसकी यहाँ पे कम है,
मिडल लेयर इसकी यहाँ पे थिन होती है ना, मतलब इसका गर्थ ज्यादा नहीं है ना, थिक नहीं है ना मिडल लेयर, इसके वजह से ओवरऑल जो वेन होती है आपकी थिन होती है, ओके, और आर्टरीज आपके यहाँ पे थिक रहेंगी, तो ये बात भी याद रखना। ना ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, आपके जो वेन्स होते हैं उसके अंदर आपको वाल्व्स देखने के लिए मिलेंगे जो बैक फ्लो को अवॉइड करते हैं। सो याद रखना वेन्स का काम क्या होता है, आपके ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी से लेके आना हार्ट तक, और वो लाने के लिए आपके वाल्व्स भी यहाँ पे आपकी मदद करते हैं। सो वाल्व्स विल अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वाल्व्स का काम आपका यहाँ पे ये होता है, ये अवॉइड करता है आपका बैक फ्लो ऑफ ब्लड। सो वाल्व्स का काम यहाँ पे ये होगा, दे आर नोन टू अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो ये बात आप यहाँ पे रखना, दे आर नोन टू अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। एंड देन यू हैव ओवर हियर द capillaries, then you have the capillaries over here. It takes care of the diffusion of gases and nutrients of the blood to the cells. बिल्कुल इनका काम होता है डिफ्यूजन कराना, राइट, सेंड करना गैस को, न्यूट्रिएंट्स को। ये आपकी बहुत स्मॉल होती है एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी थिन, मैंने आपको पहले बोला था, दे आर माइन्यूट एंड थिन ओवर देयर एंड दे आर सेमी परमेबल वॉल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ माय गैसेस एंड द न्यूट्रिएंट्स। बस ये इन्फॉर्मेशन है बेटा, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम है पिक्चर के थ्रू, आपको ये सब तो ऐसे याद रह जाएगा। So this is what you have to know about the arteries, veins and capillaries. इतनी बात अगर आप यहाँ पे याद रख सकते हो, then you should not find any difficulty in solving the question. इतनी इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने कितना भी कोई क्वेश्चन घुमा के पूछे वो आप मुझे बता सकते हो। अब मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है, राइट। अच्छा मैं एक गेम करते हैं यहाँ पे, मैं आप सामने से हैंड रेज करिए कि सर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा या कर दूंगी, and then I will ask the question. Anyone of you from your side कि हैंड रेज कर रहा है कि यार मेरे से पूछ लो, मैं संभाल सकता हूँ या संभाल सकती हूँ, anyone? सर पहले आप क्वेश्चन तो पूछो सर, तब। नहीं, विदाउट क्वेश्चन मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं कि यार अरे हम संभाल लेंगे, कितने लोग हैं टीम में ऐसे लाइक डिपेंडेबल। क्वेश्चन है कि सर क्वेश्चन बोलो, आप बता देंगे। क्वेश्चन नहीं ऐसे थोड़ी होता है। अश्वानी अंशिका ने हैंड रेज किया, चलो अश्वानी से हम ट्राई करते हैं। अश्वानी ने हैंड रेज किया एकदम, ठीक है। अश्वानी मेरा सवाल सुनेगा ध्यान से, अगर आपके फ्रेंड के अंदर आप ऐसे कट मारते हो छुरी से, राइट, कि अरे लंच बॉक्स नहीं देगा मुझे, छुरी से आपने कट मारा, राइट, तो खून निकलना चालू हुआ, राइट। आप मुझे बताइए ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्रोसेस मेरा पूरा कौन सा होगा, तो पूरा प्रोसेस मुझे बताइए ब्लड क्लॉटिंग का। बताइए अश्वानी, चलो जाइए, चलिए अश्वानी चलिए, चलो जाइए, बताइए। सर जब जहाँ पे चोट लगेगी वहां पर से सर बोलो। थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा और प्लेटलेट्स भी आएगा, वो प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा और थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, जिससे मतलब ब्लड क्लॉट बन जाएगा वहां पे। काफी जल्दी हो गया, ओके रुक जाओ, अरे नहीं वरुण रुक जाओ, ओके काफी जल्दी हो गया, ठीक है। समृति वर्मा बताइए, सेम क्वेश्चन बताइए, आपने भी ऐसे ही किया अपने फ्रेंड के साथ, हाँ बताइए क्या होगा फिर। सर जब चोट लगेगी तो जो प्लेटलेट्स है वो इंजरी साइट पे आएंगे और वहां पर थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, और जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कंबाइन कर जाएगा कैल्शियम आयन के साथ, और उनका जो प्रोडक्ट होगा उसको कहेंगे हम प्रोथ्रोम्बिन, और जो प्रोथ्रोम्बिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन से, जो फिर थ्रोम्बिन है वो कन्वर्ट, और जो थ्रोम्बिन। समृति वर्मा आपका प्रोसेस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो आपकी फ्रेंड का भी ब्लीडिंग हो रहा है वहां पे, क्योंकि ना प्रोसेस ऐसे होता है। एनीवन एल्स, कौन है अगला पर्सन जो हमें अपना आंसर दे सकता है? अक्षरा ट्राई करिए। अक्षरा आपने भी स्कूल में आके सेम चीज की, बताइए अब क्या हो रहा है। सर इंजरी साइड से थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा और प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करेंगी, जो कि एक प्रोटीन होता है, उसको हम फैक्टर 3 भी बोलते हैं। वो कैल्शियम आयंस के साथ जाके कंबाइन करेगा और जो रिजल्ट होगा उसको हम प्रोथ्रोम्बिनेज कहेंगे या फिर थ्रोम्बोकाइनेज बोलेंगे। एक मिनट मेरे साइट ओपन होगी। क्या 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 क्या? बुक नहीं खोलनी बेटा, बुक नहीं खोलनी, बिना बुक में देख के बताना है। ये सर देखो मैसेज आया ना, तो मैं उसको साइड करी थी और वो अचानक से क्लिक हो गया। अब बातें मत चालू करना वहां पे, चलो पहले आंसर दो।
हाँ सर यस सर सर और थ्रोम्बोकाइनेस बोल सकते हैं हम उसको, और वो अब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में, हम्म और फिर थ्रोम्बिन हेल्प करेगा फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा, और वो फिब्रिन जाके इंजरी साइट पे चल जाएंगे और वहां पे ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट होगी। ओके गणेश आप बताना चाहोगे? गणेश फटाफट जल्दी से, अक्षरा की फ्रेंड तो बच गई। बोलो। जहाँ पे इंजरी हुई है ना, हाँ वहां पे क्या बोलते हैं, स्मॉल अमाउंट में से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें से थ्रोम्बोप्लास्टिन भी निकलेगा और वहां पे प्लेटलेट्स भी आएंगी भागते भागते और उसके पास भी थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा और वो दोनों जो है कैल्शियम आयंस के साथ कंबाइन करेंगी और प्रोथ्रोम्बोकाइनेज बनाएंगी, और जो प्रोथ्रोम्बिनेज है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर फिर जो थ्रोम्बिन है जो हमारे ब्लड में फाइब्रिनोजन होता है उससे फाइब्रिन में बनाएगा, और फाइब्रिन जो होता है थ्रेड लाइक होता है। तो क्या करेगा आप? फाइब्रिन बन के खड़ा है वहां पे, अब क्या करना है? हम बन गए, अब करना क्या है ना? व्हाट विल हैपन गणेश? क्लॉटिंग स्टार्ट होगी। फाइब्रिन विल गो ऑन द इंजर्ड साइड और वहां पे वो एक प्लेग बनाएगा, वहां पे एक लाइक मेशवर्क बनाएगा वहां पे, एंड देन यू विल फाइंड द ब्लड विल स्टॉप ओजिंग आउट, आपका ब्लड वहां से बाहर निकलना आपका वहां पे बंद करता है। यस, तो सबको ये प्रोसेस याद रहना चाहिए। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये प्रोसेस करने के लिए कौन से विटामिन की हमें जरूरत पड़ती है? विटामिन के के। सर, विटामिन के। विटामिन के। वरुण बताओ विटामिन के हमें कहाँ से मिलता है? ये वरुण बताएगा। डॉक्टर साहब बताइए, पेशेंट आया आपके पास विटामिन के लिए, क्या करो, क्या रिकमेंड करोगे आप? सर किसके लिए? पेशेंट आया कह रहा है कि सर मुझे विटामिन के की कमी है, तो आप क्या रिकमेंड करोगे? सर उसको ब्लड कोटिंग में सर ये इन्वॉल्व होता है। अरे वो कह रहा है कि वे विटामिन के बॉडी में कम है, तो उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा तुम्हें कि ये ब्लड है। आप क्या रिकमेंड करोगे उसे? व्हाट डू विल रिकमेंड? देखना चाहता हूँ कि ऐसी सडन सिचुएशन में तुम क्या लॉजिकली आंसर दे सकते हो। उनको बोलेंगे जगह नहीं सर या वरुण इज लाइक आप बैठो यहाँ पे, मैं आता हूँ। अक्षरा आप क्या रिकमेंड करोगे अगर कोई आता है पेशेंट विद विटामिन की डेफिशिएंसी? सर क्वेश्चन सर रिपीट। बताओ अश्वानी बताओ। सर हरी पत्तेदार सब्जियां अरे क्या खानी बात है। चाहिए। जिसने तो सर यही बोलने लगा सर, मैं माइक में था।